जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और आज के इस ऑनलाइन परिचर्चा कार्यक्रम में आज का विषय है डाइवर्सिटी मिशन की स्थापना के 15 वर्ष और एक दृष्टि। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय जयप्रकाश फाकिर जी, जो एक लेखक हैं, कवि हैं, समालोचक हैं और खासकर बहुजन चिंतक है। आप ऐसे सामाजिक मुद्दों पर बहुत ही गहराई से, बहुत सूक्ष्म दृष्टि से आप विश्लेषण करते हैं और आपका जो है सामाजिक कार्यों में इतना गहन अध्ययन है जिन पर किसी की नज़र नहीं जाती, आपकी नज़र बड़ी तेजी से उसके पर जाती है और एक बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण आप करते हैं। और उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित हमारी बहन किरण शैली जी हिमाचल प्रदेश से, और आप भी महिलाओं की समस्याओं पर जो है लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से लगातार लिखती और बोलती रहती है। और महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और आप उन समस्याओं से जो है कैसे निजात पाया जाए उस पर लगातार काम करती रहती है। क्योंकि आज का विषय जो ये है, कल 15 मार्च को बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का जो स्थापना दिवस था, उनको 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के संस्थापक HL दुसाद जी हैं और वो लगातार 15 वर्षों से लेखनी कर रहे हैं, किताबों का लेखन कर रहे हैं और उनका जो है अध्ययन इस दबे कुचले वंचित समाज की तरक्की कैसे होगी, उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर कैसे ऊंचा उठेगा, इस पर वो लगातार काम कर रहे हैं। और ये जो है आज का विषय इसी बात के लिए रखा गया है कि इस बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के जो 15 वर्ष पूरे हुए हैं उन पर एक विवेचनात्मक दृष्टि डालने के लिए आज से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और मैं जयप्रकाश फाकिर जी से निवेदन करना चाहता हूं इस विषय को बोलने के लिए। सर, ये बताइए कि ये डाइवर्सिटी मिशन है क्या चीज, ये डाइवर्सिटी क्या है? जी सर। जय भीम साथियों, सबको मेरा इनकलाबी अभिनंदन। ये डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है, जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो पारंपरिक कंसेप्ट है, जो पहले से कंसेप्ट चला आ रहा था, संकल्पना, उसके ये विपरीत एक संकल्पना अपने अलग तरह से यूनिक तरीके से HL दुसाद जी ने विकसित किया। दुसाद साहब ने इस कंसेप्ट को एक नया मीनिंग दिया। इसको स्पष्ट करने के लिए बहुत सरल शब्दों में मैं बताना चाहूंगा कि ये जो जेनेसिस है, मतलब ये क्यों डाइवर्सिटी की बात कहाँ से जन्म लेती है। तो ये जो अमेरिका जैसे देश है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र की एक कमी होती है कि लोकतंत्र बहुमत का तंत्र है। तो इसमें जो संख्या में कम है वो उपेक्षित रह जाते हैं। जिनकी संख्या नहीं है उनको रिप्रेजेंटेशन लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र बहुमत का तंत्र होता है जिसकी अधिक संख्या होती है। जैसे उदाहरण स्वरूप अश्वेत लोगों का, ब्लैक लोगों की संख्या कम है अमेरिका में, तो ये संभव नहीं है कि लोकतंत्र की जो प्रणाली है उससे वो चुने जाएं या उससे उनको पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन। शक्ति के स्रोत जिसको बोलते हैं HL दुसाद, शक्ति का स्रोत राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, रिलीजियस धार्मिक तक हो सकता है, ब्यूरोक्रेटिक। तो जो शक्ति के स्रोत हैं वहां पे लोकतंत्र के कारण, बहुमत का शासन होने के कारण अल्पमत जो है, जैसे ब्लैक हैं या एशियन माइनॉरिटी, चाइनीज लोग भी जाके बसे हैं, वहां के नागरिक हो गए। जिस फेसबुक पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं वो मार्क जुकरबर्ग की वाइफ भी चाइनीज ही है, तो उन लोगों को, माइनॉरिटी को नहीं। तो बेसिकली वहां पे डाइवर्सिटी का कंसेप्ट, माइनॉरिटी के कंसेप्ट, अल्पसंख्यकों के संदर्भ में इसकी बात की जाती है। जबकि आप देखिएगा HL दुसाद, ये जो कल जो प्रोग्राम हुआ डाइवर्सिटी मिशन का, कांसीराम के जन्मदिन के अवसर पर वो स्थापित हुआ था, बहुजन डाइवर्सिटी मिशन, तो वो BDM संक्षेप में, तो BDM का कंसेप्ट बिल्कुल दूसरा है।
वो बहुजन जो शक्ति के, यहाँ पर जो बहुसंख्यक की शक्ति के स्रोत से बाहर है, बहुसंख्यक को ही हाशिया में डाल दिया गया है और अल्पमत का शासन है। तो यहाँ डाइवर्सिटी माइनॉरिटीज के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है, यहाँ डाइवर्सिटी जो अल्पमत का वर्चस्व है। चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में ही देख लीजिए कि अगर साहित्य नागरिक पुरस्कार मिल भी जाता, अगर महिला को भी मिल जाता तो सवर्ण महिला को ही मिलता है, जैसे अनामिका एक सवर्ण महिला को मिला। आज तक हमको नहीं लगता किसी दलित महिला को या किसी दलित को ही बहुत कम मिला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक बहुसंख्यक जिसकी SC ST OBC बहुजन, जिसको कांसीराम जी ने नाम दिया बहुजन, तो 85% बहुजन का कोई प्रतिनिधित्व शासन में नहीं है, मंत्री परिषद भी नहीं है, चाहे वो राष्ट्र के स्तर पर हो या किसी राज्य का मंत्री परिषद ले लीजिए, कहीं भी उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं। नौकरियों में ले लीजिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का आदमी आपको ढूंढने से नहीं मिलता है, और सेक्रेटरी लेवल पे ये एक RTI द्वारा मांगा गया था जानकारी, तो पता चला सेक्रेटरी लेवल पे तो एक भी नहीं है SC ST OBC समुदाय से कोई IAS नहीं है। तो ये जो वर्चस्व एक खास समुदायों का है और उसके विपरीत एक वंचित विशाल, तो ये डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अलग है जो अमेरिका में डाइवर्सिटी का, इसलिए इसको समझने की जरूरत है। वहां डेमोक्रेसी प्रणाली के कारण कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, और यहाँ डेमोक्रेसी के अभाव के कारण, डेमोक्रेसी में स्वाभाविक रूप से अगर ट्रू सच्चा डेमोक्रेसी इंडिया में होता तो हम लोग को इतना मिशन वगैरह चलाने की जरूरत नहीं थी। अपने आप अगर डेमोक्रेसी की जो प्रणाली है कि बहुमत का शासन हो जाता है, और कई जगह में प्रादेशिक स्तर पे खासकर पॉलिटिकल राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा बहुत शासन हुआ भी 90 के दशक में, लेकिन फिर से एक प्रतिक्रांति हुई, फिर से जो भी क्षेत्रीय बहुजन लीडर थे, लालू यादव, मुलायम यादव या आपके ये उमा भारती, जितने भी थे, जिस पार्टी से भी संबंधित हो, उनका शासन खत्म हो गया। जो ये आरक्षण वगैरह से रिलेटेड पार्टियां थी वो खत्म हो गई। एक प्रतिक्रांति घटित होती है 15 साल के अंदर। ये क्रांति जिसको साइलेंट जेफराल करके एक समाजशास्त्री को साइलेंट रेवोल्यूशन बोला मंडल कमीशन का, तो एक एंटी मंडल घटित होता है 2014 में, और सारा ये शासन धीरे धीरे 5 साल के अंदर खत्म हो जाता है। तो इसको मतलब यहाँ डाइवर्सिटी मिशन का मतलब है कि इसी वर्चस्व को, अल्पमत के वर्चस्व को तोड़ना और जो बहुमत के वर्चस्व को लाना। तो यहाँ डाइवर्सिटी का मीनिंग है एक ही तरह का जो लोग शासन में हर जगह एक ही विचारधारा है, और वो जो विभिन्नता मूलक होना चाहिए, तो आप देखिएगा वो नहीं है। एक ही तरह के लोग और एक ही जाति, एक ही समुदाय के लोग शासन में, शक्ति के स्रोत, साहित्य में, राजनीति में वर्चस्व। आप जिस क्षेत्र में आप प्रोफेसर हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी देखिए एक ही मतलब समुदाय के लोग, एक ही विचारधारा के लोग हावी हैं, तो उसमें डाइवर्सिटी आए। लोकतंत्र विविधतामय का नाम है, तो ट्रू सेंस में लोकतंत्र है, उसके लिए डाइवर्सिटी मिशन वो ये शुरुआत किया था इसको, बहुजन डाइवर्सिटी। इसलिए डाइवर्सिटी शब्द के बहुजन जो एडजेक्टिव लगा हुआ है उस पर भी जोर देने की जरूरत है। ये डाइवर्सिटी वो आम डाइवर्सिटी नहीं, ये बहुजन डाइवर्सिटी है। मैं ये जोर डालूंगा कि इस डाइवर्सिटी शब्द को बहुजन के बगैर नहीं समझ सकते। जी जी, आपका कहना है कि जो शक्ति के स्रोत हैं और उन शक्ति के स्रोतों पर जो है अल्पजन लोगों का कब्जा है, और उन शक्ति के स्रोतों पर जो है इस बहुजन लोगों का भी हक अधिकार उनकी आबादी के हिसाब से हो। एक मोटे सी भाषा में सब डाइवर्सिटी मिशन की बात है। तो यहाँ पर मैं अपनी बहन किरण सैली जी के पास चलना चाहता हूँ इसी बात को लेकर के कि इस बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के संस्थापक आदरणीय HL दुसाद जी हमेशा जो है विभिन्न सामाजिक जो शक्ति के स्रोत है, उन शक्ति के स्रोतों की बात उठाते रहते हैं हमेशा इस डाइवर्सिटी मिशन में, और वहीं पर एक बात उठाते हैं जो लैंगिक विविधता की बात करते हैं। जो लैंगिक विविधता यानी जो मेल और फीमेल, नर और मादा, स्त्री पुरुषों का जो हिस्सा है उसका, उस बात को ध्यान में रखकर उनकी बात उठाते हैं। उनका कहना है कि हर क्षेत्र में जो है कम से कम 50% आबादी महिलाओं की होनी चाहिए। तो इस डाइवर्सिटी मिशन में जो है आपको क्या लगता है, क्या ये डाइवर्सिटी मिशन जो है महिलाओं की आबादी के हिसाब से या महिलाओं को 50% हिस्सेदारी देने के लिए काम कर रहा है, क्या इस तरह का कुछ है? किरण सैली जी। जी सर, देखिए सबसे पहले तो आपके विषय से शुरू करते हैं। सर, आपका विषय है बायोडाइवर्सिटी। हाँ, अब पढ़ाते हैं कितनी जरूरी है बायोडाइवर्सिटी, जितनी जरूरी है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए,
तो ऐसे ही बहुजन डाइवर्सिटी जो है वो जरूरी है ह्यूमन इकोसिस्टम को सही रखने के लिए, कि जो एक सोशल एनिमल है वो दूसरे एनिमल को निगल ना जाए। तो उसको सुनिश्चित करने के लिए उसमें देखिए कि सबसे कमजोर कौन है। उसमें हायरार्की के इस क्रम में हम समझेंगे, अगर इसको फूड वेब से भी समझ लें, फूड चेन से समझ लें, तो देखिए सबसे कमजोर इसमें आएगी दलित महिला, जो मतलब सबके शोषण का इसमें शिकार होती है। तो मैं मतलब कोई भी बाकी कहीं पे भी कोई भी बात होती है रिप्रेजेंटेशन की, कहीं भी, चाहे आप कोई पुरस्कार देखिए, चाहे आप बाकी फील्ड देखिए, कि हमें बहुत गर्व है कल्पना चावला पर, हमें बहुत गर्व है सभी लोगों पर, कमला हैरिस पर हमें बहुत गर्व है, सभी लोगों पर गर्व है। लेकिन उस गर्व की बात करते हुए, उस फेमिनिज्म की बात करते हुए, कहीं एक जो सबसे लास्ट वाली पीढ़ी पे एक महिला है वो छूट जाती है। तो मुझे तो कल मैंने, आपने भी देखा, हमने डाइवर्सिटी के प्रोग्राम आपने लाइव किया था, देखा सबने, तो आपने देखा होगा कि इस प्रोग्राम में बहुजन महिलाओं की भी भागीदारी थी। यहीं से आप समझ सकते हैं कि और कहीं पर कहाँ रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को मिलता है। हम लोग एक समूह की बात करें तो जिस समूह के प्राणियों की ही बात करें, अगर हम नेचर से ही एग्जांपल लें, तो जिस समूह के नर मजबूत होते हैं उसी समूह की मादा मजबूत होती है। हालांकि आदमी में ऐसी श्रेणियां नहीं है, आदमी में ऐसा विभाजन नहीं है, ये विभाजन कृत्रिम है। सभी मनुष्य बराबर होते हैं, सभी के पास इक्वल पावर होती है। उसको कौन सा कंडीशन मिला है उस हिसाब से उसकी पावर, या किसकी हेजोमनी है उसके हिसाब से उसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको बराबर किया जा सकता है। उसकी मतलब एक सांस्कृतिक वर्चस्व किसका है, तो वो लोग ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। तो उसमें जो लोग पावरफुल हैं उसके नर भी पावरफुल है, उसकी मादा भी पावरफुल है। और उसमें अगर कोशिश करनी पड़ेगी, ये हम लेके चलें कि महिलाओं की कितनी भागीदारी होनी चाहिए, तो इसमें तो मुझे लगता है कि स्पेसिफिक ये ख्याल रखना पड़ेगा कि इन महिलाओं की भागीदारी में बहुजन महिलाओं की भागीदारी, यानी कि जो सबसे निचले क्रम में आ रही है, किस हिसाब से। देखिए मुझे एक एग्जांपल अच्छा लगता है कि जिस दिन ये श्रम की चोरी पकड़ी जाएगी, तो मानव इतिहास में श्रम की बड़ा एक फेमस होता है ये स्त्री दिवस के दिन, मानव इतिहास की श्रम की चोरी पकड़ी जाएगी तो महिलाओं का हिस्सा पता चलेगा, मानव इतिहास की सभ्यता का। भाई मैं पूछना चाहती हूँ, कौन से मानव इतिहास की, कौन सी औरतों की श्रम की चोरी? वो औरतें जिनको सिर्फ खाना बनाने का काम है और उसके बदले में उनको पूरी सत्ता में, कईयों के पास वो भी नहीं है, तो उनको सत्ता में पूरी हिस्सेदारी मिलती है, भागीदारी मिलती है। उनको शासन करने के लिए एक दूसरी महिला मिलती है जो उनको बच्चों को पालती है, जो उनके घर के काम करती है। तो वो तो दो महिलाओं में ही कितना अंतर है, दो महिलाएं कितनी दूर पायदान पर खड़ी हैं। बल्कि वहां पे वो जो एक पुरुष है एक वर्ग का, वो भी उस वर्चस्वशाली महिला से कमतर है, वो उसको भी उसकी सेवा करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत उलझा हुआ कंसेप्ट है, डाइवर्सिटी इसको कितना आगे लेके जाएगी ये इसमें निहित रहेगा। दुसाध सर काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इन बातों को वो काफी समझते हैं कि हम जब डाइवर्सिटी में बात करते हैं तो हम स्पेशली इसमें जो सबसे कमजोर पायदान पर जो महिलाएं हैं, बहुजन दलित महिलाएं हैं, उनमें भी, बहुजन में भी दलित महिलाएं हैं, तो उनको कितना उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये इस ढंग से हम लोग जो है वो तय कर सकते हैं। मुझे लगता है मैं अपनी बात कहने में सही रही हूँ, जी समझाने में। जी जी जी, आपने बहुत ही अच्छी बात की। जो है जहाँ तक जो है उसकी बात आती है तो दबे कुचले वंचित समाज की जो महिलाएं हैं वो एकदम पीछे रह जाती हैं, और जो जिसका पुरुष जितना सबल होता है महिला भी उसकी इतनी ही मजबूत होती है। तो दबे कुचले वंचित समाज में आपने बहुत ही गहराई से चित्रण किया इस बात का जो है, और डाइवर्सिटी के बारे में बात बताई। जयप्रकाश जी जो है अभी जैसे तो कल इसको यूनिट आप में लेके चलना पड़ेगा, जी जी क्योंकि सफर में ना हम ऐसे अलग नहीं कर सकते हैं कि इस तरफ महिला इस तरफ पुरुष है। उनको जी जी सफर दोनों है, मतलब दलित पुरुष दलित महिला, ओबीसी जी पुरुष ओबीसी महिला। तो जो उनकी समस्या है, बहुत सारी समस्या उनकी कॉमन है। उनको इस जी ढंग से हम नहीं कर सकते कि महिलाएं बहुत सताई गई हैं। कौन सी महिलाओं में भी कौन सी महिलाएं ज्यादा सताई गई, जी तो जी उनमें अगर हम फर्क करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर निकल आएगा उसी में। जी 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 तो डाइवर्सिटी में मुझे लगता है कि इन सब बातों का ख्याल रखा जाएगा कि हर एक को जी रिप्रेजेंटेशन मिले, कितनी महिलाएं कितने पुरुष किस वर्ग से आते हैं, कितना उनको सोशल कैपिटल में हिस्सा मिला है, कितना उनको इकोनॉमिक पावर में हिस्सा मिला है। तो मुझे लगता है कि इनकी सबकी सम्मिलित एक बात होगी उसमें, कि आदिवासी महिलाओं की बात होगी उसमें। अगर महिला
कि इसमें बात करूं, मैं महिलाओं के बारे में बात करूं, तो मुझे लगता है कि उसमें सभी वर्ग के लोगों का जो है उसमें रिप्रेजेंटेशन होगा, उन सभी को उसमें जो है हिस्सा, और सभी तरह के, ये नहीं है कि उसको इकोनॉमिक में हिस्सा दे दिए, उसको कल्चरल में हिस्सा नहीं दिए, या उसको ये नीति बनाने में, बहुत सारी चीजें होते हैं, सत्ता के बहुत सारे स्रोत होते हैं, तो उन सभी में सभी महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, सबको मौका मिलना चाहिए। जयप्रकाश जी, कल जो है मैं देख रहा था प्रोग्राम में, इस डाइवर्सिटी मिशन स्थापना समारोह में कल जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें आप दोनों लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा था, दोनों लोगों को सम्मानित किया। तो और आपके अलावा किन किन लोगों को उसमें सम्मानित किया है वहां पर? और साथ ही साथ आप ये बताइए कि जैसे उनके सम्मानित करने के लिए वो उसका पैमाना क्या है? डाइवर्सिटी मिशन में हर साल जो है एक इस स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम होता है, बहुत सारी किताबें रिलीज होती हैं, और उन किताबों में इस बार भी मैं देख रहा था कई किताबें रिलीज हुई है। मैं सबसे पहले आपके पास उसी बात के पास जाना चाहता हूँ कि जो है कल जो है आप दोनों लोगों को सम्मानित किया गया, इसके अलावा और किन किन लोगों को सम्मानित किया, और वो लोग कहाँ कहाँ के? ये सबसे पहले बता दूं कि इसमें इस कार्यक्रम की शुरुआत 3 किताबों के विमोचन से हुआ। उन किताबों को पढ़ने से सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, डाइवर्सिटी क्या है और किस आधार पर सम्मानित किया जाता है इसकी भी झलक मिल जाएगी, क्योंकि जिनको जिनको सम्मानित किया गया उनके बारे में उसमें लंबे लंबे लेख हैं, उनका जीवन परिचय सब कुछ है उन किताबों के अंदर। वो 3 किताबें थी। हर साल ईयर बुक, वार्षिक एक किताब निकाली जाती है, तो ईयर बुक जो है डाइवर्सिटी ईयर बुक का विमोचन हुआ 2020 का, जो इस मामले में खास था कि कोरोना काल का वो ईयर बुक था। और फिर एक मिशन डाइवर्सिटी 2020 जो एच.एल. दुसाद द्वारा समकालीन मुद्दों पे लिखे गए लेखों का संग्रह है, उसका विमोचन हुआ। और तेजस्वी यादव पर एच.एल. दुसाद और चंद्रभूषण यादव जी द्वारा लिखी गई ये 3 किताबों का विमोचन कल किया गया। और इन किताबों को पढ़ने से आइडिया हो जाएगा कि डाइवर्सिटी क्या है। और जिस मुद्दे पे चर्चा हुई, तो उस कल चर्चे का विषय था जिसपे दुर्भाग्यवश ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई, कोरोना काल में हुई क्षति की भरपाई कैसे हो। तो ये कल के मीटिंग का, कल जो प्रोग्राम हुआ वार्षिक, उसका ये एजेंडा था कि किताबों का विमोचन। और जिन लोगों को मैं अगर सम्मानित तो मुझे भी किया गया बुलाकर, लेकिन ऐसा कोई पुरस्कार मुझे नहीं दिया गया। और पुरस्कार जिन लोगों को दिया गया उनका नाम मैं बता दे रहा हूँ। 6 लोगों को नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, वहां जाना ही मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। मुझे वक्ता के रूप में बुलाया गया इन 3 किताबों पर बोलने के लिए, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम, पुरस्कार और सम्मान है। और सम्मान कई तरह के होते हैं, लेकिन जिस औपचारिक अर्थ में सम्मान कहा जाता है वो 6 लोगों को दिया गया। और ये 6 लोगों का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं महिलाओं का नाम लेता हूं, उनका नाम आगे आना चाहिए, ऊपर रखना चाहिए। तो वो बहुजन महिलाएं थी। सबसे बड़ी बात है कि वो बहुजन, दोनों की दोनों बहुजन महिलाएं हैं। एक शैली किरण जी हैं जो आपके से बात कर रही हैं, उनको डाइवर्सिटी वुमेन ऑफ ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया। दूसरी ज्योति पासवान जी हैं दरभंगा जिले से, और उनको स्पेशल डाइवर्सिटी वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा डॉक्टर जन्मेजय कुमार जी हैं जो पेशे से मेडिकल डॉक्टर हैं और औरंगाबाद बिहार के रहने वाले, इनको डाइवर्सिटी मैन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा बहुत ही कोरोना काल में अतुलनीय काम करने वाले मरीजों के सेवा, मानवता का सेवा कर लीजिए, साहेबगंज झारखंड के मोहन पासवान जी को स्पेशल डाइवर्सिटी मैन ऑफ द ईयर 2020 दिया गया। और 2 लोग जो इस कार्यक्रम में ना आ सके, लेकिन जिनको पुरस्कार का जो बैनर बना था उसमें उनका नाम था, एक थे डॉक्टर सागर जो बलिया जिले के रहने वाले उत्तर प्रदेश के और मुंबई में फिल्मों में गाने लिखते हैं, और दूसरे थे जो कि गैर बहुजन समुदाय से आते हैं। क्योंकि ये डाइवर्सिटी मिशन है तो यहाँ किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता है, तो गैर एक बहुजन समुदाय से आने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ रामू जी को ये डाइवर्सिटी, स्पेशल डाइवर्सिटी मैन ऑफ द ईयर का ये 6 लोगों का बैनर पुरस्कार, जिसमें 4 लोगों को मैंने पुरस्कार लेते हुए देखा, शैली किरण जी, डॉक्टर जन्मेजय, मोहन पासवान
और ज्योति पासवान, इन 4 लोगों को मैंने आंखों से मैं आई वाइटनेस हूँ। और ये पुरस्कार का जहां तक आपने बताया कि क्या क्राइटेरिया क्या है, फुरकान क्या है, कसौटी क्या है, इसका एकमात्र कसौटी है डाइवर्सिटी। यानी पुरस्कारों में हर वर्ग के लोगों, आप देख सकते हैं कि 50-50% का, 2 लोगों वो पुरस्कार ही नहीं लेने आए तो उनको मैं हटा देता हूं। और जो 4 लोग पुरस्कार लिए उसमें 2 महिलाएं, तो 50-50 जो न्याय की बात चल रही है आप सामने देख सकते हैं कि 2 हमारी शैली किरण और ज्योति पासवान महिलाएं हैं। तो बहुजन समुदाय, और चूंकि समुद्र में पानी देने से कोई लाभ नहीं होता है तो हम लोग बहुजन, उनको तो पुरस्कार मिलता रहता है नाम का, जैसे कोई साहित्य अकादमी उन्हीं को मिलता ही है। इसलिए अगर बहुजन मिशन भी उन्हीं को मंच देगा तो कोई फायदा नहीं है। तो उसमें 4 लोगों में बाकी लोग भी बहुजन समुदाय से थे, चाहे वो मोहन पासवान जी हो, डॉक्टर जन्मे। तो ये चूंकि कोरोना काल था तो इसमें ये भी देख सकते हैं कि डॉक्टरों की महती भूमिका थी कोरोना काल में। तो ये आश्चर्यजनक नहीं है कि इसमें 2 डॉक्टर थे जिनको ये मैन ऑफ द ईयर कहा दिया, क्योंकि उन्होंने मानवता की सेवा के लिए, खासकर मोहन पासवान जी ने जिस अस्पताल को कभी राज्यपाल ने सबसे घटिया अस्पताल कहा था, उसको इस तरह संवार दिया, इतना काम किया कि बाद में उसी राज्य के राज्यपाल झारखंड के लिखा कि सबसे बेहतर अस्पताल। तो ये कायाकल्प कर देने वाले काया पलट अस्पताल का मोहन जी ने काफी कोरोना काल में मरीजों का सेवा, और काफी विनम्र डाउन टू अर्थ आदमी है वो, उन्होंने काम किया। और जन्मेजय भी बहुत यंग हुआ एक नौजवान डॉक्टर हैं जिन्होंने काफी काम किया, और इसके अलावा एक बहुत बड़े कलाकार गायक हैं, भीम गीत गाते हैं, बाबा भीम के बारे में कविताएं भी लिखते हैं, गाते भी हैं। तो खुद उनका एक डाइवर्सिटी, विविधता में व्यक्तित्व है, उनको दिया गया। और शैली किरण जी तो सामने हैं, तो सूरज को दिया क्या दिखलाना, तो उनके वक्तव्य से इनके महत्व को, कवित्री हैं, आलोचक हैं, रेडियो में एंकर रह चुकी हैं, और समाज को शिक्षा देने वाला शिक्षा विभाग से आती हैं। और मतलब जितना कम कहा जाए उतना ज्यादा है, मतलब ज्यादा कहा जाए उतना कम है। और ये तो बहुत अच्छा, मतलब सबसे बहुत ईमानदार, मतलब एक कसौटी होती है। और इसको डिसाइड करने के लिए बहुत सारे देश भर से, ये अलग अलग क्षेत्रों में, कोई मध्य प्रदेश में काम करता है, झारखंड, ये हिमाचल प्रदेश से है, तो पूरा चारों कोनों से डाइवर्सिटी रखने की कोशिश की जाती है। और ईमानदारी से किसी भी जिसको बोलते हैं वेस्टेड, निहित स्वार्थ नहीं किया जाता है कि इस आदमी को पुरस्कृत करना है ताकि ये मेरा अपना आदमी है, और या किसी से कोई लोभ है कि इसको पुरस्कृत कर देंगे तो इससे भी नहीं। बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी से सवर्णों के पुरस्कार, ब्राह्मणों के पुरस्कार, जैसा पुरुषोत्तम अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, वैसे ये मुंह देखी वाले पुरस्कार, जिसको क्या बोलते हैं कि ये अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं कि पिष्ट पेश, क्या उसका एक टर्म बड़ा अच्छा है कि इसके आधार पे मेगेलोमेनिया की, बहुत बाहरी चमक दमक देख के मेगेलोमेनिया के आधार पे इसको नहीं दे। जो जमीन से, ज्योति पासवान तो फिर भी लोग जानते हैं, वायरल हो गया कि वो लेके गई थी, लेकिन बाकी लोगों को देखिए सामने लाने का, जिनको डॉक्टर जन्मेजय को कौन जानता है, ऐसे कोई वो नहीं है, फेसबुक पे एक्टिव है। तो ऐसे लोग जो सचमुच काम कर रहे हैं उनको सामने लाना इस पुरस्कार का उद्देश्य है। और इस मैं बधाई देना चाहूंगा एचएल दुसाद सर को कि ये इस मिशन में ईमानदार, प्रतिभावान, जिनके पास गैलरी ना हो, बाकी और कोई एक ग्लैमर छपे हैं, 10 किताबें इनकी छपी हैं, 20 वो मिले हुए हैं, तो उनको नहीं, काम करने वालों को पुरस्कार दिया गया है। तो ये बधाई के पात्र हैं एचएल दुसाद कि इन्होंने काम करने वाले लोगों को, जो वास्तव में बहुजन समाज के बीच में काम कर रहे हैं, उन्होंने वो सब देखा ही नहीं कि नहीं कौन बड़ा छोटा, बाहरी आयतन और कद न देखते हुए उसके काम, हैंडसम इज डेज हैंडसम डज के आधार पे ये काम जो अच्छा करता है वही अच्छा है। यही कसौटी है एक शब्द में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे किरण शैली जी को पुरस्कार दिया आज आदरणीय एचएल दुसाद जी ने डाइवर्सिटी मिशन के स्थापना दिवस के अवसर पर। मैंने भी देखा जब आपकी मतलब जो है, कल मैं लाइव देख रहा था, दिखा भी रहा था अपने चैनल के माध्यम से। शैली जी से मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जब ये आपको दिया गया तो आपको कैसा फील हुआ उस समय जिस समय आपको दुसाद जी ये सम्मान दे रहे थे, और आपने उसको किस एंगल से लिया? जी सर, मुझे एक्चुअली मुझे सच में बहुत गर्व की अनुभूति हुई अपने लोगों से पुरस्कृत होने में।
बहुत मान सम्मान, क्योंकि मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ दुसाध सर का। और मुझे ये लगा भी कि मैंने इतना काम नहीं किया है कि मैं उनसे अप्रिसिएशन डिजर्व करती हूँ। ये मेरे मन में ख्याल आया एक, कि बहुत काम करना बाकी है, ऐसा लगा। और दूसरा, बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जो कर रहे हैं उनकी हम उम्मीद ही नहीं रखते हैं। क्योंकि जब आपको पता है आप किस धारा में बह रहे हैं, और हम समझ जाते हैं कि इसमें बहने का मतलब है कि जब आप अपनी ही बात कर रहे हैं, आप अपने रिप्रेजेंटेशन को लेके जब आप लोगों के बीच में जाएंगे कि मुझे हक चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। आपको न्याय अपने लोगों में मिलेगा, अपने लोगों के द्वारा मिलेगा, आपको वही अप्रिशिएट करेंगे। आप जिनसे कुछ पाना चाहते हैं, वो भी मांग के नहीं पाना चाहते हैं, लड़के पाना चाहते हैं, तो वहां आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये चीज क्लियर रहती है। तो इसलिए इस बात की बड़ी खुशी हुई कि अपने लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया। और उस टाइम पे हमें याद आया, अपने पेरेंट्स की याद आती है कि कैसे हम लोग कहाँ से चले थे। तो उस चीज में एक हमने यूनिटी महसूस की, कि सभी लोग हम एक जैसे ही लोग होते हैं जब हम उस जगह पे मतलब मैंने देखा कि जैसे डॉक्टर जन्मेजय आए स्टेज पर, तो उनके चेहरे पे बड़ा अच्छा, ऐसा नहीं उनको बहुत पुरस्कार मिले होंगे, डॉक्टरी के पेशे में डॉक्टर होना छोटी बात नहीं है, हम लोगों में से तो बिल्कुल ही छोटी बात, बहुत बड़ी बात है। तो उनको कई पुरस्कार मिले होंगे, लेकिन उनके चेहरे पे एक बड़ा निश्चल भाव आया, जो मैंने डॉक्टर मोहन के चेहरे पे भी देखा, ज्योति के चेहरे पे चमक देखी। तो अपने लोगों से मतलब एकदम लोग भावुक हो गए, मैं भी भावुक हो गई थी। मुझे एकदम अपने पेरेंट्स का वो सारा स्ट्रगल याद आया। ये याद आया कि हम लोग एक जगह पे जुड़े हुए हैं, हम लोगों में एक यूनिटी है, कि हम सब वो शेयर करते हैं, कि हम लोगों का स्ट्रगल एक जैसा है, किसी का अलग किसी का कम ज्यादा नहीं है, सभी एक जैसे ही धारा में बहते हुए लोग हैं। तो उस चीज को हमने, मतलब मुझे ये लगा कि सभी लोगों के लिए है ये पुरुष, मतलब सभी पुरस्कृत है, कि वो चीज सबके लिए साझी है, वो स्ट्रगल सबका साझा जी है। जी और जिस दिन हम सफल होंगे सब लोग, वो सफलता भी सबकी साझी होगी। जी जी। फाकिर जी, जो है यहाँ एक सवाल बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि डाइवर्सिटी की बात करने वाले संसार के बहुत सारे विद्वान हैं। इस डाइवर्सिटी की बात जो करते हैं बहुत सारे विद्वान करते हैं, संसार के, भारत के भी लोग करते हैं। और भारत में तो बल्कि ये भी कहा जाता है कि जो है विविधता में एकता, है ना। इस विविधता की बात संसार के चलिए बहुत हाँ। सारे लोग करते हैं, और भारत में यही कहा जाता है कि विविधता में एकता है। तो एच.एल. दुसाद का डाइवर्सिटी के बारे में क्या कंसेप्ट है, वो आखिर वो एच.एल. दुसाद सर का जो है डाइवर्सिटी कंसेप्ट क्या है, और अन्य लोगों का डाइवर्सिटी कंसेप्ट क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है इसमें यहाँ पर। जी। माइक अनम्यूट करिए माइक सर अपने आप को, माइक अनम्यूट करिए सर। जी फाकिर साहब, अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। इसके बारे में इसलिए मैंने शुरू में ही बोला कि अलग एक कंसेप्ट है एच.एल. दुसाद जी का, कि इन्होंने इसको काफी स्पष्ट लेकिन व्याख्या किया कि बाकी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये एक अंग्रेज राइटर था, उसके द्वारा ये दिया गया। और ये जो कि नकल में बड़े मास्टर होते हैं, यहाँ का जो शासक वर्ग है, सवर्ण वर्ग है, उसमें ओरिजिनल प्रतिभा नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं करता। काम करने से प्रतिभा आती है, वो बैठ के खाता, परजीवी वर्ग होने के कारण उसमें प्रतिभा नहीं है, तो वो नकल से दूसरे अमरवेल की तरह वहां से लेता है। तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी करके एक जो कंसेप्ट है, हाँ, तो ये एक इंग्लिश आदमी का दिया हुआ ये कंसेप्ट है। तो इसको प्राय लोग समझ लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने वो अपना किताब में लिखा हुआ है और उसी से इसको लिया गया है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये इंडिया के अंदर जो कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, वो जवाहरलाल नेहरू का दिया हुआ कंसेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये कंसेप्ट जो है, मैं बता दूं, ये बाहरी कल्चरल की, यहाँ पर राजस्थानी लोग अलग ड्रेस पहनते हैं, इन सब चीजों को लेके इसमें गहराई नहीं है, बड़ा पॉजिटिविस्ट ऊपर वाला ये, ठीक है,
कंसेप्ट है, एक उसके द्वारा ये इसको समझने का एक बाहरी इसके द्वारा ये इसको दिया गया था और इस तरह से इसको देखा गया था। और इसमें किसी भी किस्म का जो सत्ता, पॉलिटिकल पावर है, वहां विविधता की बात हो, इसकी बिल्कुल बात ये नहीं है। आप देखेंगे कैसे कि डाइवर्सिटी है, ठीक है, डाइवर्सिटी हर जगह है कि भाई कोई केरलाइट है तो उसका खाना में डाइवर्सिटी है, वो इडली डोसा खाता है, उत्तर भारत के लोग नहीं खाते हैं। डांस कोई भांगड़ा करता है, कुछ करता है, तो इस तरह की जो सांस्कृतिक डिफरेंस है उसके बारे में उसको ध्यान में रख के, और इसके बावजूद एकता है, जो कि गलत बात है, एकता नहीं है, वो एक संस्कृति का वर्चस्व है, उत्तर भारतीय सवर्ण संस्कृति को, उसी को एकता बोल देते हैं कि सब लोग, कुछ चीजें हैं जो सबको अपनानी पड़ जाती है, वो अपनानी पड़ जाती है, थोपी हुई है, वैसा एकता नहीं। तो न वो जो डाइवर्सिटी भी बहुत नेचुरल लेवल पे ये बात करते हैं। लेकिन इनसे अगर पूछ दिया जाए कि जो शक्ति के स्रोत हैं, जो प्रमुख यहाँ जो की वर्ड है, एच.एल. दुसाद का जो विचारधारा में पैराडाइम शिफ्ट जो बोलते हैं मुख्य अंतर है, वो शक्ति के स्रोत, और शक्ति के स्रोत को भी उन्होंने काफी स्पष्ट डिफाइन किया है कि एक धार्मिक स्रोत है, भाई मंदिरों में या पूजा पाठ भी आदमी की एक जरूरत है, वहां किसका वर्चस्व है। राजनीतिक वर्चस्व, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी कौन लोग बन रहे हैं, किन की सरकारें बन रही, तो राजनीतिक वर्चस्व जो है एक शक्ति का स्रोत है। दूसरा सामाजिक छोते, जो छुआछूत, सामाजिक रूप से किसको श्रेष्ठ समझा जाता है, कौन किसको प्रमाण करता है, गरीब होते हुए भी कोई ब्राह्मण आ जाए तो एक अमीर सवर्ण भी, जो अमीर बेचारा दलित आदमी है या बहुजन आदमी, उसके आगे झुक जाता है, उसका इतना सामाजिक, वो क्या है, उसको कह सकते हैं कि ही इज ए पावरफुल मैन विदाउट एनी मनी। पैसा भी नहीं तो उसमें पावर है। पावर कहाँ से आता है, तो इसका राजनीतिक स्रोत नहीं है, सामाजिक स्रोत है। सामाजिक ये जो ऊंच नीच का भेदभाव है, वहां उसको श्रेष्ठ ठहरा देंगे। तो एक सामाजिक स्रोत है शक्ति का, कि आप किसी जाति से बिलोंग करते हैं तो शक्तिशाली हो जाते हैं, और किसी जाति से आप मल्लाह हैं तो शक्तिहीन हो जाते हैं, कि मल्लाह दूर दूर आपका अपमान किया जाता है, चाहे आप लाख पढ़े लिखे हों। तो ये तमाम जो स्रोत हैं शक्ति के, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, इन तमाम स्रोतों पर आप जब देखेंगे क्या विविधता है, इस पर जिनका कब्जा है उसमें विविधता है, तो देखेंगे कि विविधता बिल्कुल नहीं है। 99% एक ही समुदाय। न्यायालय जो न्यायाधीश है उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालयों में, वहां देखिए क्या विविधता है। तो ये फालतू की विविधता जो है उसको छोड़ के, जिसकी बात जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों का नकल करते हुए करते हैं, उसके जगह शक्ति के स्रोतों पर जो कब्जा वर्चस्व है वहां विविधता की बात जो करते हैं, उसी को असल डाइवर्सिटी ये बोलते हैं। कि वहां जो बहुसंख्यक समुदाय है, बहुजन समुदाय, वो है कि नहीं, तो वो बिल्कुल गायब है, चाहे स्त्री हो चाहे उसकी पुरुष हो। तो एक बार वो बंटवारा हो जाए, बहुजन को मिल जाए, यानी ये इनका डाइवर्सिटी जो है शब्द है, वो सिंपली एक शब्द से समझा जा सकता है, हिस्सेदारी। शक्ति के स्रोतों में हिस्सेदारी इनको चाहिए, और वो हिस्सेदारी दिलाने को ही डाइवर्सिटी के नाम से ये अपने तौर पे जानते हैं कि डाइवर्सिटी होना चाहिए। मतलब सिंपल शब्दों में शक्ति के जितने भी स्रोत हैं, सिर्फ नौकरियों में नहीं, ठेकों में, ठीक है, ठेका मिलता है किसको, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है गवर्नमेंट का, जो क्रिकेट खिलाड़ियों में, गाना गाने में, फिल्मों में, जितने भी जिंदगी के विविध आयाम हैं, हर जगह, पुस्तक राइटर में, साहित्य में, प्रोफेसर में, हर जगह बराबर का हिस्सा मिले, आबादी के अनुसार हिस्सा मिले, ये हिस्सेदारी की बात ही डाइवर्सिटी की बात है। एच.एल. दुसाद का मतलब कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हिस्सेदारी मिले, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व मिले, वहां शक्ति के जितने भी स्रोत हैं, और स्रोत व्यापक अर्थों में उस स्रोत की बात करते हैं। मैंने बता ही दिया कि कोई भी जिंदगी के एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर क्षेत्र में वो भागीदारी मिलना चाहिए। इसीलिए एक यहाँ पर इससे समझ जाएगा उनके कंसेप्ट का अंतर। जहां कुछ हमारा गुट है वो धर्म का विरोध करता है और बोलता है कि धर्म अफीम है, मार्क्सवादियों की तरह अबौद्धिक है, इसमें बौद्धिकता नहीं है, अंधविश्वास है, तो उसका विरोध करता है। वो विरोध जायज भी है, लेकिन ये बहुत प्रैग्मेटिक थिंकर है। बाबा अम्बेडकर के राह, जॉन डुअई के राह,
रॉर्टी करके एक प्रेगमेटिक कवि है, तो ये रॉर्टी जैसे एक दार्शनिक है जो बोलते हैं प्रेगमेटिक कि ये बोलने से लेकिन धर्म का महत्व कम नहीं हो जाता। हमारे दादा नानी मामा मामी अभी भी धर्म को मानते हैं, तो उसको एक शक्ति का वो स्रोत है, सिर्फ आध्यात्मिक मामला नहीं है धर्म, एक शक्ति का स्रोत समाज पे। क्या मुसलमान धर्म को ही लीजिए, उसका बहुत जिधर बोल देता है बुखारी उधर ही वोट पड़ जाता है, तो कितना शक्तिशाली है कि उसके एक बयान से, या कोई शंकराचार्य कहीं बोल देता है तो पूरा हिंदू जनमानस प्रभावित। तो ये शक्ति का एक स्रोत है, कुछ पद है शंकराचार्य के इमाम के तो धर्मों में, तो वहां पर तमाम जगहों में चाहे वो धर्म ही क्यों ना, वहां हिस्सेदारी होना चाहिए, वहां कब्जा होना चाहिए। और उसके बाद हो सकता है धर्म को अपने अनुकूल रूप दे दे, जैसे बौद्ध धर्म को अपने अनुकूल ढाल लिया बाबा अम्बेडकर ने, उसको बहुजन बना दिया। और गाडगे बाबा पर बहुत चर्चा थी, उन्होंने अपने अनुकूल ढाल लिया जो भी धार्मिक अध्यात्म को, लेकिन पहले कब्जा तो करें। तो सबसे पहले शक्ति के स्रोतों पे कब्जा की बात करते हैं वो, और उसी को वो डाइवर्सिटी बोलते हैं, विविधता बोलते हैं, बाहरी विविधता को नहीं। शैली जी जो है, जैसे अभी एक बात हो रही थी बीच में, जैसे टीवी खोलिए सुबह, अपने घर में जो टीवी चलता होगा उसे आप खोलिएगा, उस पर बड़े बड़े साधु संत प्रवचन करते हुए मिलेंगे। और प्रवचन करने में कभी कभी वो क्या कहते हैं कि महिला जो है नरक का द्वार है ना, माया है, ठगनी है ना, महिलाओं के बारे में है। वो एक तो साधु है, सन्यासी है, और इस तरह की बात करता रहता है कि यह डाइवर्सिटी, या हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वहां पर वो कह रहा है कि महिला जो है वो नरक का द्वार है। और मनुस्मृति में और तुलसीदास ने तो पता नहीं महिलाओं के बारे में क्या क्या कहा। तो ये जो उस तरह की धारा चली हुई थी साहित्य में, जैसे मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था, टंडन की लिखी किताब थी, ये शब्द पढ़ के मुझे बड़ी शॉकिंग हुआ, लिटरेचर में मिला कि बिटिया चमार की नाम राजरानी, एक शब्द आया, बिटिया चमार की नाम राजरानी। और उसी में एक कविता लिखी हुई थी कि चप्पल पे चले चमाई, सैंडल पे धोबियान, और बदल गई दुनिया हाय मोरे राम। ये भी उस लाइन, उस किताब में पंक्तिबद्ध लिखा हुआ था। तो इस तरह से जो है, इस तरह से जो फिरके महिलाओं के बारे में लिखे गए, क्या ये एच.एन. रुसाद जी का बहुजन डाइवर्सिटी मिशन जो है उसका जवाब देने के लिए कुछ इसमें है मटेरियल, या फिर उसी तरह के उसी डरे पे चलने वाला है? जी शैली जी। जी बिल्कुल कहना चाहूंगी। देखिए, सबसे अच्छी मुझे जो दुसाद सर के डाइवर्सिटी मिशन में सबसे अच्छी जो बात लगी थी वो ये थी कि वो आर्थिक भागीदारी की बात करते हैं। ये बात सबसे प्रैक्टिकल बात है, सबसे सही बात है, क्योंकि दुनिया के जितने धर्म हैं, मैं कहना चाहूंगी फिर भी कि उनका जो बेसिक है वो है कि संसाधनों पर कब्जा करना। उस संसाधन में दो संसाधनों को भी जोड़ा गया, महिला को भी संसाधन माना गया, उसको वस्तु के रूप में रखा गया। अब ये देखिए, ये कहने वाले जो कहते हैं नरक नरक का द्वार है नारी, तो उन्हीं लोगों के यहाँ पे जब उनका खेल खुलता है, हम ही लोगों ने उसी टीवी में देखा है कि जब उन लोगों की असलियत सामने आती है तो वो कितनी महिलाओं की जिंदगी नरक बनाए हुए थे। ये वही लोग हैं, ये कोई दूसरे लोग नहीं है जो ये बोलते हैं कि महिला नरक का द्वार है। तो वही लोग जो है महिलाओं की जिंदगी अपनी गुफाओं में और सब जगह और ये जो करके नरक बनाए हुए थे। तो ये बात के कहने में और उसके अमल में ही खुद ही डिफरेंस सामने आ जाता है। देखिए, ये सिर्फ सत्ता में, संसाधन में, आर्थिक संसाधन में हिस्सेदारी की जहां बात आती है, वहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दुश्मन बन जाता है। तो उसमें सबसे आसान रहता है महिलाओं को बाहर कर देना। तो ये जो सारी बातें हैं, तो किस महिला को उन साधनों से बाहर करना सबसे आसान है, उसका शोषण करना किसका आसान है, सबसे आसान मनोबल किसका तोड़ना आसान है, और उसके माध्यम से जो उसके साथ जुड़े हुए पुरुष हैं उनका मनोबल कैसे तोड़ा जाए। तो ये सारा सिस्टम जो इस ढंग से डेवलप हुआ है कि एक महिला को भी तोड़ना है, एक घर को भी तोड़ना है, और एक उसके साथ जुड़े हुए पुरुष को भी तोड़ना है। तो ये सब बातों के द्वारा जो है एक बहुजन समाज को कमजोर कर दिया जाता है। पितृसत्ता जो है वो एक हेल्पिंग टूल है, वो एक वर्चस्व बनाने का एक टूल है, एक माध्यम है। ये चीज हम लोगों को समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में यूनिटी हो जाएगी, बच्चे पढ़ने लग जाएंगे,
और अच्छा मतलब उनका ध्यान धन कमाने में हो जाएगा, ठीक है। और जिस घर में ये हो जाएगा महिला नरक का द्वार है, तो वो आपस में स्त्री पुरुष लड़ने लग जाएंगे और वो संसाधन पर गौर नहीं करता है। आपस में लड़ते हुए लोग संसाधन नहीं देखते किधर जा रहा है, तो वो उस चीज को छोड़ देते हैं, उसका मोह छोड़ देते हैं। यही तो बोलते हैं कि मोह माया छोड़ दो, पिछले जन्मों के कर्म है। तो डाइवर्सिटी मिशन उस पर गौर करता है, आर्थिक संसाधनों की बात करता है। और दूसरे पावर में हिस्से की बात करें तो क्या आता है कि नेचर में देखिए सब लोग अलग हैं, हर व्यक्ति अलग है नेचर के हिसाब से, जेनेटिकली साइंटिफिकली डाइवर्सिटी कंसेप्ट जो है बहुत सही है। ये साइंटिफिक कंसेप्ट है, ये कोई मतलब एक समाज शास्त्र में भी एक ये वैज्ञानिक कंसेप्ट है। इसमें मतलब पूरा अगर हम इसको पूरा छाने तो पूरी एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में ये आएगा कि किसको कितना रिप्रेजेंटेशन, कितनी पावर, क्या सबको कैसे उसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वैज्ञानिक चीज है। जबकि मनुष्य क्या है कि वो एक ग्रुपिंग करना चाहता है, ग्रुप में रहना चाहता है, ग्रुप में खुद को सुरक्षित समझता है, चाहे वो धार्मिक समूह हो चाहे वो सामाजिक समूह हो। तो किसी भी तरह से वो समूह को टूटने नहीं देना चाहता है। उसको लगता है कि समूह टूटेगा तो हम लोग कमजोर हो जाएंगे। और उन समूहों में ऐसा रहा है कि पहले ये दिमाग वाले जमाने नहीं रहे हैं, बाहुबल के जमाने रहे हैं। तो उस बाहुबल के जमाने में जो है स्त्रियों को शारीरिक रूप से कमजोर समझा गया, होती नहीं है समझा गया। तो उसका कारण शायद ये रहा कि मातृत्व के कारण उनकी शारीरिक शक्ति कमजोर हो जाती थी, लड़ने की क्षमता कम हो जाती थी। तो उनको कमजोर समझा गया, तो उनको असेट की तरह समझा गया, उनकी भागीदारी को कम करने के तरीके सोचे गए। देखिए अब मनुष्य का वैज्ञानिक देखिए कैसा होता है कि उसको अगर कार्टून दिखाना है बच्चे को, तो कुत्ता मनुष्य की आवाज में बोल रहा है, बिल्ली मनुष्य की आवाज में बोल रही है, और हम उस चीज को बड़ा ग्लैमराइज करते हैं कि देखिए हम सबको अपने जैसा बना रहे हैं। तो ये मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, हर चीज को मनुष्य का देवता, मनुष्य का ईश्वर, मनुष्य का गढ़ा गया गॉड, किसी भी आप देख लीजिए किसी भी धर्म में सब हम लोगों जैसे हैं, जिनको हमने अपने से ऊपर माना। कोई वो बाहर का कहीं आ जाता है कि बड़े कोई नया विचार लेके आ जाता है तो निर्गुण बोल देते हैं, या उसको लाइट बोल देते हैं, रोशनी बोल देते हैं, कुछ अलग अगर चलते हैं। नहीं तो मूलतः यही कि उसको मनुष्य के रूप में ही माना जाता है। या कुछ भी होता है तो उसको देखिए ये मतलब कुछ भी कितनी भी हम बोलते हैं उन्नत संस्कृति हो गई, तो उन्नत संस्कृति मतलब उसको मनुष्य बना रहे हैं हम सब चीजों को, हम वस्तुओं को मनुष्य बना रहे हैं, हम जानवरों को मनुष्य बना रहे हैं, हम सबको मनुष्य बना रहे हैं, मनुष्य मनुष्य नहीं रह रहे हैं। तो डाइवर्सिटी कंसेप्ट जो है इस रूप में साइंटिफिक है कि वो ये कोशिश करता है कि भाई नहीं, इस डिफरेंस को स्वीकार करो, इस डिफरेंस को स्वीकार करने के बाद भी उनको हिस्सेदारी दो। वो आपसे डिफर करते हैं, आपसे अलग है। महिलाएं शारीरिक रूप से अलग है, महिलाएं मानसिक रूप से भी परवरिश के कारण अलग हो सकती हैं, या और बायोलॉजिकल कारणों से भी मानसिक रूप से अलग हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपके जैसा अलाइक नहीं है, आपके जैसा नहीं है, आपके समूह में नहीं जन्मा है, आपके धर्म जाति में नहीं जन्मा है तो उसको रिसोर्सेज का अधिकार नहीं, उसको रिसोर्सेज का उतना ही अधिकार है जितना सब लोगों को है। तो यही एक वैज्ञानिक चेतना वाली बात जो है ये डाइवर्सिटी मिशन करता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही सरल शब्दों में इस बात को न्याय संगत बात है। जी जी जी, सरल शब्दों में न्यायिक बात आपने कही। फाकिर जी जो है अभी देखा जाता है जैसे ये डाइवर्सिटी मिशन लगभग 15 वर्षों से चल रहा है और आज हम इसकी विवेचना कर रहे हैं। कल 15 मार्च को उसका स्थापना दिवस मनाया गया और उसमें बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया जिसकी अब चर्चा भी किया गया। तो ये देखा गया जैसे स्वतंत्र भारत हुआ, आजाद भारत हुआ, पहले तो अंग्रेजों के अधीन था और जब अंग्रेजों के अधीन था यहाँ का कोई संविधान नहीं था, अंग्रेजों का बनाया ही वो संविधान था। और जब ये हमारा संविधान लागू होगा, जिन लोगों के हाथ में इस आजाद भारत के जो शासक बने, तो क्या उस आजाद भारत के शासकों ने इस डाइवर्सिटी कंसेप्ट को अपनाया? क्या उस दबे कुचले वंचित समाज को शासन प्रशासन में उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने के लिए कोई कदम उठाया? यदि उठाया तो क्यों नहीं हुआ? क्या वो बदलाव उसमें कुछ आता दिखाई दिया? जी, क्या उसकी क्या वजह है, क्या कारण है? इसको थोड़ा प्रकाश डालिए। ये इसका कारण है कि इसमें इसको बोलते हैं किसी सिस्टम के प्रोडक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका रिप्रोडक्शन, कि किसी वर्ग का वर्चस्व है, जैसे सवर्णों का वर्चस्व है,
तो ये वर्चस्व अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। ये वर्चस्व अपने आप नहीं बना रहता है, इसको वो वर्ग, उसमें एक सेल्फ सस्टेनिंग एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है जो ये सुनिश्चित करता है कि वर्चस्व न टूटे। सवर्ण ही मतलब जो हमेशा सवर्ण वर्गों का वर्चस्व है, इसमें कोई, उसमें भी ब्राह्मणों का वर्चस्व हो रहा है और मुसलमानों में सैयदों का, उच्च जाति का वर्चस्व हो रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ धर्म कोई भी रहा हो, उसके उच्च जाति का ही शासन में हर जगह वर्चस्व हो रहा है। और इस वर्चस्व को बढ़ाने के लिए तरह तरह के तरीके हैं, इदारे हैं, जैसे पुरस्कार दिया जाएगा हमेशा स्वर्ण को, तो एक ऐसा माहौल समाज मनोवैज्ञानिक बनेगा कि वही मेरिट वाले होते हैं। तो वो जब मेरिट वाले साबित हो जाएंगे तो एक दलित भी उन्हीं का नकल करेगा, वो चाहेगा कि यही मेरिट है, यही मेरे लिए आदर्श है। तो ये जो सिस्टम कि वो श्रेष्ठ है, हम महान है, ये चीज उस सिस्टम को क्या करता है कि अपने आप को सस्टेन करने में मदद करता है। क्योंकि जब उस सिस्टम का वर्चस्व कायम हो गया, एंटोनियो ग्राम्सी इसको वर्चस्व बोलता है, हेजोमनी। तो पहला ये डाइवर्सिटी का जस्ट उल्टा चीज पूछा जाए तो हेजोमनी है, वर्चस्व है। वो उसके वर्चस्व को कायम रखने के लिए वो तरह तरह के तरीके अपनाता है ताकि उसका वर्चस्व खत्म ना हो जाए। और इसके लिए आपने जो सवाल कहा कि भाई क्या किया कोशिश, तो वो जिसका वर्चस्व है वो चाहेगा कि वर्चस्व खत्म हो। तो इवन जवाहरलाल नेहरू, जिनको बड़ी आधुनिक सोच का कहा जाता है, हालांकि जनेऊ वो भी पहनते थे, आप उनकी फोटो देख सकते हैं, तो बाहरी तौर पे नहीं, अंदर से भी काफी वो पिछड़े हुए थे। उनकी बिल्कुल मंशा नहीं थी जो बहुजन समुदाय है उसको मिले। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे कि देखो कहीं आरक्षण देना तो पड़ गया अम्बेडकर के दबाव में, मजबूरी में, लेकिन ये लागू ना होने पाए। दे तो दिया, वो मजबूरी होती है पॉलिटिकल कंपल्सन में, लेकिन लागू ना होना पाए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा देश थर्ड रेट बन जाए। यानी उनको डर था कि अगर बहुजन सत्ता में आ गए तो थर्ड रेट बन जाएंगे। मतलब वो डाइवर्सिटी की बात ऐसे करते रहे। एक मोनेटो करके इटालियन उसी के नकल पे, ओरिजिनली इसको मोनेटा, MONETA, इन्हें इस कंसेप्ट को, तो खुद उनमें थर्ड रेट के आदमियों में इतनी विद्वता नहीं है कि कोई मौलिक बात कर सके, लेकिन उन्होंने क्या किया कि मोनेटा की बात नकल करके डाइवर्सिटी की बात कर दी। लेकिन जो असली डाइवर्सिटी थी शक्ति के स्रोत में, नौकरियों में, उसके खिलाफ मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं। यानी शुरुआत ही, जिसको संस्कृत में बोलते हैं प्रथम ग्रासे मच्छिका पाता, पहले ही कौर में मक्खी गिर गई, पहला ही प्रधानमंत्री आपके खिलाफ। और जहां जितनी डाइवर्सिटी अंग्रेजों के टाइम में बन पाई थी साहू जी महाराज वगैरह के प्रयासों से, तो आप बढ़ाने की बात छोड़ दीजिए, उसको भी खत्म, जो ऑलरेडी अंग्रेजों के कारण, और साहू जी महाराज, अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, तमाम हमारे जो आइकन है बहुजन, उनके प्रयासों से जो बना था उसको भी खत्म करने का बजीत और पूरा कोशिश करके, वरना एक जो हमारे लिए आयोग, पिछड़ा आयोग बनता है बहुजन समाज के लिए, तो उसका हेड तो एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए। जैसे बीपी मंडल थे, तो देखिए उसका एक ब्राह्मण कालेलकर को बना दिया गया, काका कालेलकर को बना दिया। ये ब्राह्मण क्यों आपका हित चाहेगा? तो उसने पूरी तरह ही बोला कि कोई जरूरत नहीं है, बहुत घटिया रिपोर्ट दिया। तो ये षड्यंत्र शुरू से ही शुरू हो गया कि जो ऑलरेडी एक तीसरे, मतलब एक अंग्रेजों के शासन के कारण थोड़ा स्थिति चेंज हुआ, उसके कारण थोड़ा लोग अम्बेडकर जैसे पढ़ गए, फूले जैसे लोग आगे आ गए और स्कूल खोलने, तो उन स्कूलों को भी बंद कर दिया। मतलब निगेटिव ग्रोथ हुआ। आपके सवाल का स्पष्ट मैं जवाब देना चाहता हूँ कि डाइवर्सिटी का निगेटिव ग्रोथ हुआ। विविधता थोड़ी बहुत जो थी आजादी के टाइम में वो भी खत्म हो गई। एक एक प्रधानमंत्री ब्राह्मण बना, उसके बाद से आप साफ साफ देख सकते हैं। और जो बना भी तो वो उन्हीं का एक आध आदमी को देना पड़ गया डाइवर्सिटी के नाम पे, तो उसी को दिया जो इनके चमचे थे, जिसके लिए चमचा युग किताब लिखना पड़ गया कहां से, जो इन्हीं के इशारों पे नाचते थे। कोई भी इंडिपेंडेंट जो सचमुच में बहुजन आइडेंटिटी, पहचान को और उसके हितों को व्यक्त करता था, ऐसे किसी एक सिंगल व्यक्ति को इन लोगों ने आगे नहीं दिया, उसको बुरी तरह कुचला। इसलिए आजादी के बाद का रिकॉर्ड तो और भी भयावह और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तभी तो मिशन चलाना पड़ रहा है हम लोगों को। अगर ये यही काम कर गए रहते तो क्या जरूरत है कि बहुजन डाइवर्सिटी मिशन ये चल दुसाध को चलाना पड़ता और हम लोगों को यहाँ पर आके उसके लिए काम करना पड़ता है। क्योंकि एक जबरदस्त इसके खिलाफ प्रतिक्रांति, भारत में प्रतिक्रांति लोग बड़े चलाक रहे, वो आप ही को एप्रोप्रिएट कर लेते हैं।
कबीर रैदास क्रांति करते हैं तो एक तुलसीदास आ जाता है प्रतिक्रांति करने के लिए। तो हर 15 साल में एक प्रतिक्रांति होती है, ये मैंने एवरेज टाइम नोट किया। तो बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का भी 15 साल हुआ है। तो एक गीत है ना कि सावधान रहना पहरुए, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम में हम जी रहे हैं, बड़ा सावधानी से जीने का, और बहुत डाइवर्सिटी और जो विविधता होना चाहिए उस पर भयंकर हमला है। और रेजिमेंटेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हर चीज को कल्चर के स्तर पर सबको एक ही जैसा बना देने का, और हर जगह एक ही जाति विशेष के लोगों को स्थापित करने का ये समय है। और आप साफ साफ देख रहे हैं कि सत्ता के तमाम स्रोत उन्हीं के कब्जे में आज आ चुके हैं। जो 90 में थोड़ी बहुत हम लोग सफल हुए थे डाइवर्सिटी लाने में, वो पूरी तरह ये 21 आते आते खत्म हो गया। जी, अभी आपने सर सोशल हेजीमनी की बात की, आपने बात शुरू करने के समय में सोशल हेजीमनी, तो हेजीमनी शब्द जो है एक तरह से वर्चस्व बनाने वाला है, वर्चस्व कायम करने का है। आज किस तरीके से वर्चस्व बनाने की बात हो रही है, कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं ये वर्चस्व कायम रहे? हाँ जी, तो ये वर्चस्व जो है एकदम सिंपल शब्दों में समझ ले, ये डाइवर्सिटी का विपरीतार्थक शब्द है। हम लोग को आता है ना कि विपरीतार्थक शब्द लिखें, एंटोनिम लिखें, तो ये डाइवर्सिटी का विपरीतार्थक शब्द है वर्चस्व। एक ही वर्ग का, एक ही जाति विशेष का जब वर्चस्व होता है राजनीति, साहित्य, हर जगह, तब ये विविधता खत्म हो जाती है। जहां वर्चस्व होगा वहां विविधता नहीं रहेगी, दोनों एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकती है। इसलिए डाइवर्सिटी पे बात करते हुए वर्चस्व पे बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जो सामाजिक वर्चस्व कायम रखने का तरीका है और राजनीतिक, तो राजनीतिक वर्चस्व कायम रखने के लिए थोड़ा हिंसा का भी सहारा लिया जाता है, लेकिन सामाजिक वर्चस्व कायम रखने के लिए छिटपुट, जैसे खरलांजी में कांड हो गया, बलात्कार महिलाओं के साथ कर दिया, तो हिंसा का सहारा लेते हैं, लेकिन ये मुख्य साधन नहीं है। मुख्य साधन है कल्चरल, सांस्कृतिक है, कि सांस्कृतिक में फायदा क्या होता है। इसको जो उत्तर आधुनिक जो लुई अल्थुसे जैसे दार्शनिक हुए, उन्होंने बड़ा एक अच्छा टर्म दिया, इकोनॉमी ऑफ पावर, कि आप अपना वर्चस्व कायम करने के लिए जो खर्च करते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि वर्चस्व से फायदे से ज्यादा घाटा ही हो जाए। तो शासक वर्ग ये सिर्फ वर्चस्व का लालच नहीं करता, वो वर्चस्व कायम करने के लिए जो सेना, पुलिस, सांस्कृतिक खर्च होता है उसका भी ख्याल रखता है कि कम से कम खर्च हो, इकोनॉमिक हो, सस्ता हो। तो सबसे सस्ता होता है कि आप ही पे जिम्मेदारी लाद दिया जाए, जो शोषित है, उत्पीड़ित है, वही जिम्मेदारी ले ले, वही ऐसा बन जाए कि बोले कि हमको मारी आइए, सताइए, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। जैसे महिलाएं, अगर उनको आजादी की बात की तो आपको थप्पड़ मारने के लिए आएंगी, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि उसी में, इसी तरह जो बहुजन समुदाय भी उसी में गौरव अनुभव करता है। ये स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें अपहरणकर्ता से ही अपहरणकर्ता का प्यार हो जाता है। जिसका अपहरण हुआ है अपने ही अपहरणकर्ता से प्यार करने लग जाता है कि तुम बहुत अच्छे हो। तो ऐसी स्थिति वो कायम करता है वर्चस्व कायम करने के बाद। तो इस स्थिति के लिए क्या करता है, वो आप ही जैसा बन जाता है, आपके अप्रोप्रिएट कर लेता है। जैसे अरुंधति राय है, अब बाबा अम्बेडकर का बहुत नाम ले रहे हैं, वो भी नाम लेने लग जाएगा। अब बाबा अम्बेडकर 14 अप्रैल आने वाला है, आप देखिएगा कोई ऐसी पार्टी नहीं है, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, समाज, जो उन पर बलिदार्पण नहीं करते। किसी को उनके सिद्धांतों से इनकार नहीं है, लेकिन देखिए उनके सिद्धांतों को कोई लागू नहीं करता। जो डाइवर्सिटी का, कांसीराम के नाम सब लेते हैं, इनको लागू नहीं करते। तो ये अप्रोप्रिएट कर लेना, आप ही की बात वो करने लग जाएगा, कम्युनिस्ट बन के, भेष बदल के। तो ये जो वायरस म्यूटेट करता है ना, कि आप ही की कोशिका को वो काबिज हो जाता है, आप ही की संस्कृति, ये सबसे बड़ा एप्रोप्रिएशन। कार्ल मार्क्स बोलता है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास, लेकिन मैं बोलता हूं कि भारत में कम से कम अब तक का इतिहास एप्रोप्रिएशन का इतिहास है, कि हमारा सांस्कृतिक चीज एप्रोप्रिएट कर लिया गया। आप कुछ गीत गाते हैं, उसको वही गाने लग जाता है, और ऐसे धीरे धीरे आप पे कब्जा कर लेता है। आज देखिए कि इतने दिनों से कब्जा, आप ही के बीच के आदमी जो एक बोल दे कि हम नीचे हैं, ये हैं, और आप उसको वोट देने लगे, उनका कब्जा हो गया। तो वो आप ही के बीच से आपका दुश्मन पैदा कर देता है, आप ही के अंदर ऐसा वो प्रोग्रामिंग डाल देता है कि आप अपने ही खिलाफ काम करने लग जाते हैं, और तमाम आप उसके पीछे पीछे चल देते हैं। तो आप देखिएगा कि हमारा दुश्मन हमारे अंदर है, और वो चिप इम्प्लांट इन लोगों ने किया। तो ये सामाजिक वर्चस्व कायम करने का मुख्य साधन एप्रोप्रिएशन है, यानी आप ही के अस्त्र द्वारा। आपके एक मुहावरे में कहा जाता है कि जिस कुल्हाड़ी से
पेड़ काटा जाता है तो उसकी बेट उसी लकड़ी से ही बनी होती है, पेड़ से ही बनी होती है। जी तो आप जी ही जी द्वारा आपको मारा जाना, आप ही के बीच जी में आपके दुश्मन खड़ा कर देना प्रमुख जी हथियार उन लोगों का है। जी 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 बहुत बढ़िया आपने सरल शब्दों में समझाया इस बात को कि जिस पेड़ को काटना होता है उसकी कुल्हाड़ी का बेंट जो है उसी लकड़ी का बना होता है। जी किरण शैली जी, जैसे अभी सब चर्चा कर रहे हैं, फाकिर साहब जो है, जयप्रकाश जी ने जो चर्चा किया है इसी चीज का कि जो हम लोग यहाँ डाइवर्सिटी जो बना रहे हैं, डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है और उसका उल्टा है डाइवर्सिटी ना बनाना, इस पर डिस्कशन हो रही है। स्थापना दिवस के परिप्रेक्ष्य में हमारी बातें हो रही है। तो जैसे ये देखा गया है कि जो विभिन्न विभिन्न जो हमारे साहित्य रहे हैं और उन साहित्यों में जो महिला कवित्री है, महिलाओं के ऊपर मैंने पहले भी सवाल किया था इस बात का कि जो है वो लेखनी में जो है महिलाओं को बड़ा टारगेट किया गया है और खासकर दलित मतलब पिछड़े वर्ग की, SC ST की, अछूत वर्ग की महिलाओं को जो है विभिन्न फिरके में जो है किया गया, उसका जवाब नहीं आया था आपकी तरफ से। लिटरेचर में जो लिखा जाता नहीं अलग अलग से जो है, मैंने एक उदाहरण आपको बताया था, किताब में कविता में लिखा था कि जो है चप्पल पे चले चमाइन, सैंडल पे धोबियां और बदल गई दुनिया, हाय मेरे राम। ये जो टंडन जी है एक हैं लेखक, उन्होंने इस बात को लिखा। वो किताब हमारी PG कॉलेज गाजीपुर की लाइब्रेरी में है, मैंने उसका फोटो स्टेट भी कराया। उसमें कई किताबें जो इस तरह के लिखे हुए हैं उस सिस्टम से। तो मैं ये कहना चाहता था कि इसमें कुछ डाइवर्सिटी उस लिटरेचर के अंतर्गत भी आनी चाहिए, जो लिटरेचर एक खास वर्ग के लोगों ने एक बहुत बड़े वर्ग को जो है इस तरह से नीच अछूत बना करके परोसने का काम किया है उनको इस तरह से। इस पर आपका क्या कहना है? जी जी किरण जी। जी सर, एक बार प्लीज रिपीट करेंगे, मेरे यहाँ सिग्नल वीक है। अच्छा, ये सिग्नल ये है, जैसे महिलाओं के बारे में जो फिरके लिखे गए हैं किताबों में, जो लिख रखा है लेखकों ने लिख रखा है महिलाओं के बारे में, कमजोर हैं, अलग अलग, और खासकर हम दबे कुचले वंचित समाज की औरतों के बारे में जो लिखता है, जैसे चोरी चमारी मत करिए, है ना, चोरी चमारी मत करिए, चोरी के साथ चमारी सब जोड़ दिया। पर मैं एक तो बात, हाँ मैं समझ गए आपका सवाल। जी जी देखिए, सीधी सी बात होती है, जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है माइक उसके हाथ में होना चाहिए। तो ऐसे केस में अगर दलित महिला है, बहुजन महिला है, कोई भी महिला, उसको बोल देना चाहिए, यू डोंट रिप्रेजेंट मी। मेरी बात मुझे बोलनी है, मेरे बारे में बात मुझे करनी है। मतलब हर व्यक्ति को ये बोलना चाहिए कि मेरी बात मुझे सोचनी है, मेरी बात मुझे करनी है। तो हर महिला को भी यही बोलना चाहिए कि यू डोंट रिप्रेजेंट मी, आप मुझे रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं, आप मेरी बात मतलब कोई भी, जैसे कि ये स्त्रियां ऐसी होती है, इससे वैसी होती हैं, या ये सैंडल पहन के, या ये, तो ये चीज को हमें समझ के चलना चाहिए। देखिए, एक अपने, हमें ये दुख नहीं, एक एक मतलब एक भावुकता बड़ा एक शस्त्र का काम करता है, एक दयनीय बना देता है एक महिला को। इसीलिए महिलाओं को भावुक होना बताया जाता है, क्योंकि ये जो दयनीयता है ना, ये उनकी मदद करती है उनको शोषित बनाने में। तो ज्यादा देखिएगा आप, जो अलग समूहों से, जो बिल्कुल शक्तिहीन समूहों से लोग आते हैं, बहुत भावुक होते हैं, बात बात पे रो पड़ेंगे, खुद पे दया करेंगे, खुद को, तो ऐसे उनको निरेह बनाया जाता है। ये हमें समझना होगा कि हमारे लिए ये एक नेक्सस है, इसको तैयार किया गया बड़ी मेहनत से, कि एक नैरेटिव हमारे लिए, कि आपने ये कर लिए, वो कर लिए, या पत्थर तोड़ती महिला बेचारी, ये वो सो। तो हमें खुद से सिर्फ इतना सोचना चाहिए, नहीं, पहली बात कि अगर मेरा कोई विरोधी मेरे लिए कोई नैरेटिव सेट कर रहा है, तो वो मैं नहीं हूँ। सिंपल, उससे इनकार कर दीजिए, मैं नहीं हूँ, मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो आप मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम वो इंसान नहीं है। तो वही बहुजन महिलाएं वो इंसान नहीं है जैसा उनको लिखने वाले साहित्यकारों ने लिख दिया है, क्योंकि उस टाइम पे वो अपने पार्ट नहीं लिख पाए, लिख भी पाए हैं, सावित्रीबाई फुले ने अपना पार्ट लिखा है। हम वो हैं जो हमने खुद लिखा है, जो हमने खुद अपने लिए लिखा है, हम वो हैं। हम वो नहीं है जो हमें रिप्रेजेंट दूसरे ने, किसी दूसरे ने किया है। उसमें सिंपल इतना, उसको अधिकार क्षेत्र बता देना चाहिए। ये आप हमारी बात कर रहे हैं, कोई भी साहित्यकार भी किसी भी ढंग से किसी भी महिला को, किसी भी वर्ग विशेष की महिला को, वो करेंगे कोशिश, उनका ये मतलब छोटे छोटे ये मनोवैज्ञानिक टूल हैं उनके,
किसी को डिमोरलाइज करने के लिए, किसी का कॉन्फिडेंस कम जी करने जी के जी लिए, उसको भावुक बनाने के लिए, उसी बात को सोचने के लिए। मतलब ये बड़े एक मनोवैज्ञानिक इलाज की जरूरत रहती है इसके लिए। तो ये सभी के लिए जी होता है। देखिए, अब ब्लैक और व्हाइट का भी ब्यूटी में कोई बड़ा योगदान नहीं था। वो हमारा एक सोचने का नजरिया है कि ये सफेद सुंदर होता है। वो सिर्फ नजरिया है। उसी नजरिए में बच्चा पल रहा है, उसको सीख रहा है। अगर वो उस नजरिए में नहीं पलेगा, वो उसको नहीं सीखेगा। तो ये चीजें गढ़ी जाती है। जिसका हमने शोषण करना है, उसकी जो विविधता है, उसका सम्मान नहीं करके उसको वो बोलता है कि तुम हमारे जैसे, तुम्हें संसाधन नहीं प्राप्त। अब सैंडल में तो कोई भी आदमी, कोई भी औरत काम करती है, तो वो सैंडल पहन लेगी। तो कोई उसमें बड़ी वो नहीं है कि वो नहीं पहन सकती है। जो कमा रहा है, जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, वो कर सकता है। लेकिन उसको रोका जाता है। उसको वो मतलब वो चाहते हैं कि एक एक जो संसाधन है, एक आधुनिकता जो है, उस पर भी हमारा एकाधिकार रहे। या दूसरे के हम खाने को कंट्रोल करें, दूसरे के हम कपड़े पहनने के तरीके को कंट्रोल करें। मतलब वर्चस्व ये नहीं होता है कि एक एक लेयर में है कि हमने जी सिर्फ इसको धार्मिक तौर तौर पे इसको कमजोर रखना है, इसको राजनीतिक तौर पे, इसको आर्थिक तौर पे, बड़ी सारी जगह पे छोटी छोटी मतलब वो जंजीर जो है, वो कई कई चेन, मल्टी लेयर्ड चेन है। वो उसको तोड़ने में मतलब उसकी सारी शक्ति लग जाए, इतनी शक्तिशाली उसको ये छोटा छोटा जोड़ के रखा जाता है। ये सारी छोटी छोटी बातें, बंधन बांधे जाते हैं कि तूने ऐसा कर जी लिया, कि हम ऐसा मजाक उड़ाएंगे तो सामने वाला डर के वैसा करना बंद कर देगा। उसका उस चीज पे, उसका आधुनिकता पे, या उसका किसी भी चीज पे, संसाधन पे उसका अधिकार ही खत्म हो गया कि लो तुम हमारी नकल ऐसा कर रहे हो। तो उसके लिए दो चीजें रखनी पड़ती है। एक तो अपनी संस्कृति का निर्माण, अपने सोचने का अधिकार अपने पास रखने का। अगर आप विरोध नहीं जता पा रहे हैं, मान लीजिए कोई आपसे शक्तिशाली, आप उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मन में नहीं मानना चाहिए कि मुझे ये करने का अधिकार नहीं है। उसके लिए हर महिला को, बहुजन महिला को खासकर ये सोचना चाहिए कि मेरा अधिकार, दूसरे का अधिकार क्षेत्र कहाँ पे खत्म हो रहा है, मेरी नाक तक आते खत्म हो रहा है। उसके बाद में मुझे सोचना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो धीरे धीरे जैसे शिक्षा आती जाएगी, लोगों को ये बात समझ आती जाएगी, बहुजन महिलाओं को भी ये समझ आता जाएगा कि अपने लिए मुझे खुद डिसाइड करना है कुछ भी। जी जी तो जी ये तो जी गढ़ा थैंक यू। जाएगा। ये रहेगा दूसरा। जी 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 थैंक यू। मैं क्योंकि समय की एक सीमा है, और मैं एक जाते जाते एक सवाल जयप्रकाश जी से मैं लूंगा। जयप्रकाश जी, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी जो हम बात करें डाइवर्सिटी मिशन की, डाइवर्सिटी मिशन के तहत लगभग 100 के आसपास किताबें लिखी गई हैं जो इस बहुजन समाज की मुक्ति के लिए, जिसमें उनके सूत्र हैं। और एक किताब मेरे पास है, यहाँ मैं देख रहा हूँ, ये किताब दिख रही होगी शायद, इसमें ये हकमार वर्ग किताब है, मैं लेके बैठा हूँ। एच एल दूसा साहब की एक हकमार वर्ग किताब उन्होंने लिखा। और इसमें लिखा कि जो जो साधन संसाधन है सारे के सारे सवर्णों के, जिसकी चर्चा आपने भी किया, उनके हाथ में जाते दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें एक लाइन इसमें लिखी हुई है कि अपना वजूद बनाने के लिए बहुजन वर्ग को संगठित होना इतिहास की सबसे बड़ी मांग है। तो ये बहुजन वर्ग के रूप में संगठित कैसे होगा, ये भी बात उन्होंने किताब में लिखी। तो मैं फाकिर जी के मुंह से इस डिबेट के अंतिम में ये बात जानना चाहता हूँ कि जो ये दुसाद साहब बताते हैं डाइवर्सिटी मिशन के तहत कि आज जो सबसे बड़ी मांग है इस बहुजन वर्ग का संगठित होना, इस इतिहास की सबसे बड़ी मांग जो है उसके बारे में आप इसको कंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि ये जरूरत भी है इसकी। क्योंकि डाइवर्सिटी मिशन का उद्देश्य भी यही है कि इस दबे कुचले वंचित समाज के, बहुजन समाज के लोग, जो SC ST OBC के लोग जो आपस में लड़ते हैं, वो कैसे संगठित होंगे, उनके संगठित होने के तरीके दिखा करके, और उनको संगठित होने का कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे कि वो संगठित हो और अपना हक ले, अपनी डाइवर्सिटी की मांग करे और जोरदार तरीके से अपने आप को पेश आए। जी फाकिर जी। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि डाइवर्सिटी का जो पूरा कंसेप्ट है, डाइवर्सिटी का जो काम चलता है, जिसे आरक्षण वगैरह है, उसके कंसेप्ट में क्रांतिकारी परिवर्तन। क्योंकि डाइवर्सिटी जो है इस कंसेप्ट पे आधारित है कि कुछ लोगों को विकास से, डेवलपमेंट से, शक्ति के स्रोतों से एक्सक्लूड कर दिया गया था, और अब उनको इंक्लूड करने की जरूरत है। तो इस इंक्लूड करने में क्या है, रिप्लेसमेंट वाली बात नहीं है कि जो पहले जिसका वर्चस्व उसको हटा के हम वर्चस्व करें। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है इंक्लूसिव ग्रोथ का जो कंसेप्ट है, और डाइवर्सिटी का ये वाला कंसेप्ट है जिसमें डाइवर्सिटी का अर्थ होता है
कि जो छूटा हुआ, जो पीछे छूट गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है, उसको मुख्य धारा से जोड़ना। मुख्य धारा कौन है? सवर्ण। तो सवर्ण से जोड़ देना। सवर्ण कहीं मंदिर है उसमें हमको भी जाने मिल जाए, यही तो इंक्लूसिव हुआ कि आपको इंक्लूड कर लिया जाए और वहां भी डाइवर्सिटी। लेकिन इससे फायदा की जगह घाटा होता है, उनका वर्चस्व कम होने की जगह मजबूत होता है। अगर हम डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ का अगर ये अर्थ लेते हैं कि उनके ही संगठनों में, उनके ही शक्ति के जो संरचनाओं में हमको स्थान मिल जाए, और जनरली यही किया भी जाता है कि हमारा ही आदमी। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि खरलांजी का कांड हुआ तो वहां जो डीएसपी था और जो वहां का सरपंच था, सारे दलित थे, फिर भी दलितों को नहीं बचा पाए। क्यों? क्योंकि वो डाइवर्सिटी का वहां मीनिंग था कि उन्हीं के तंत्र में जब आप हिस्सा बन जाते हैं, उसी मुख्य धारा से इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो आप भी उन्हीं के लिए काम करते हैं, एक टूल औजार के रूप में। कोई खास फायदा नहीं होता है। तो डाइवर्सिटी का मीनिंग ये लेना चाहिए कि हम जो है उसी को मुख्य धारा बनाए, उनकी मुख्य धारा में शामिल हो जाना। उन्हीं का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाए तो बड़ी बात नहीं है। ये डिमांड अब हम लोग को छोड़ देना चाहिए। बाबा अंबेडकर ने भी मंदिर में जाने का डिमांड छोड़ दिया था कि हम अपना धर्म बनाएंगे, नौयाना, और नया धर्म उन्होंने नौयाना बनाया। तो अपने शक्ति के स्रोत बनाना डाइवर्सिटी का ये अगला कंसेप्ट है, और ज्यादा क्रांतिकारी कंसेप्ट है कि शक्ति के, उन्हीं के शक्ति के स्रोत में भागीदारी हिस्सेदारी नहीं, हम अपने शक्ति के स्रोत पैरेलल बनाएंगे और उनके शक्ति के स्रोतों को ध्वस्त करेंगे, तभी भी अस्थायी होगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण आपने कि मुख्य धारा से खुद को इंटीग्रेट नहीं करके आपस में एक दूसरे को इंटीग्रेट करना। बहुजन जो कांसी राम ने बोला था, ये डाइवर्सिटी कि हमारे अंदर जो डाइवर्सिटी है उसको इंटीग्रेट करना, ये डाइवर्सिटी का अर्थ लेना होगा। और वो मुख्य धारा से खुद को जोड़ने, जो इंक्लूसिव ग्रोथ, जो तमाम कन्वेंशनल कंसेप्ट है, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जैसे स्त्रियों को ही जोड़ लेता है अपने साथ, पूरी तरह इंटीग्रेटेड है स्त्रियां सवर्ण सवर्ण पुरुषों के साथ, तो उन्हीं के लिए वो काम करते, दोनों इंटीग्रेटेड है। तो एक कंपोजिट रूलिंग क्लास बनाना डाइवर्सिटी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि एक ऐसा रूलिंग क्लास बन गया वो उतना ही क्रूर है। ओबामा राष्ट्रपति बन गए तो उनकी नीति में फर्क नहीं है, उन्होंने भी बम ही फेंका इराक पे, उनकी भी नीति उतनी ही साम्राज्यवादी थी। और जो ब्लैक, जो कमला हैरिस की नाम ले रही थी, तो उनके फादर ब्लैक हैं, हैरिस साहब, कमला हैरिस के बाप। तो उन्होंने, वो ब्लैक होते हुए भी ओबामा का सख्त आलोचना करते हैं। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट और बड़े ज्ञानी आदमी, उनको पढ़ना चाहिए कमला हैरिस के बाप हैरिस साहब को। तो ब्लैक होते हुए ओबामा का विरोध करते हैं। तो हमारा ही आदमी बैठ जाए, उससे क्या मतलब है? कल्याण सिंह तो पिछड़े वर्ग से थे लेकिन हमारे खिलाफ काम करते रहते। तो डाइवर्सिटी के कंसेप्ट को रिवोल्यूशनाइज, क्रांतिकारी रूप देना होगा और उस तरह से इन्विसेज करना होगा कि वो हमारे इंटीग्रेशन के काम में आए, हमको उनके साथ न जोड़े, न चिपकाए मुख्य धारा में। हम खुद मुख्य धारा कैसे बने, हम खुद साहित्य अकादमी पुरस्कार कैसे दें, इसके अपेक्षा कि दलित को साहित्य अकादमी बोले, दलित साहित्य अकादमी बनाना ज्यादा जरूरी है। जो बंगाल में बना तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये इसलिए आप देखेंगे कि वहां पे अमेरिका में इसकी अपेक्षा कि व्हाइट कहीं यूनिवर्सिटी में आपको एक जगह मिल जाए, उन लोगों ने कोशिश किया कि ब्लैक कहीं एक अलग यूनिवर्सिटी हो। जैसे एक हार्वर्ड है, उसी तरह एक हार्वर्ड है, जो WARD, HAVARD नहीं, जहां से ये ओबामा भी पढ़े थे, जिनका मैं नाम ले रहा था, जिसमें शिक्षक से लेके स्टूडेंट सब ब्लैक होंगे। क्योंकि उन्हीं में जब आपको हिस्सा मिलता है इंटीग्रेट, तो आप वहां पर सफोकेशन महसूस करते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। पायल तड़वी बन जाते हैं, रोहित वेमुला बन जाते हैं कि जगह मिल गया डाइवर्सिटी के नाम पे आपको भी हिस्सा, लेकिन वहां घुटन का कि वहां वही है, उसी के साथ इंटीग्रेट जूनियर पार्टनर बन के आप जी रहे हैं। तो अपने आप को मुख्य धारा, अलग एक विश्व बनाना, एक बहुजन विश्व बनाना ही डाइवर्सिटी का मतलब, एक डाइवर्स। इसलिए डाइवर्सिटी के अर्थ का ये अर्थ में लेता हूं, डाइवर्ट करना, जो मुख्य धारा उसको डाइवर्ट कर देना, उसको हटा देना, डाइवर्ट करना। डाइवर्ट करने से डाइवर्सिटी शब्द बनेगी, डाइवर्ट कर देना। तो ये जो मुख्य धारा जो हम पर हावी है, उसको डाइवर्ट कर देना और वहां खुद चलने लग जाना, काबिज हो जाना, ये डाइवर्सिटी है मेरा। और वही एक रास्ता है इंटीग्रेट करने का, तमाम बहुजन को एक साथ जोड़ने का, मुख्य धारा में शामिल होने की होड़ को छोड़ के खुद को मुख्य धारा बनाना। जी बहुत ही बढ़िया संक्षेप में आपने इस डिबेट का सार दिया। और मैं शैली जी से भी चाहूंगा कि इस डिबेट का सार आप भी दे, बहुत ही कम शब्दों में, 2 मिनट के अंदर। क्योंकि आपने कहा जो है ना, जो डाइवर्सिटी है, जो मतलब जो धारा बनी हुई, धारा को ही मोड़ देना, यही डाइवर्सिटी का कंसेप्ट आपने दिया। ये बहुत अच्छा है, हमारे श्रोता भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। शैली जी,
आज का जो डिस्कशन हुआ, आज का ये बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के जो 15 वर्ष पूरे हुए हैं, तुषार जी ने कल बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया, मैं लाइव चलाया उसको अपने इस चैनल पर, आवाज की वजह से नहीं आ रहा था, आप लोगों की आवाज में लोगों को देख रहा हूँ। और उसमें जो सबसे बड़ी बात ये थी, बहुत सारे अपने लोगों को सम्मानित भी किया गया, और इसका एक डिबेट का एक सार जो है, सार देते हुए 2 मिनट में आप अपनी बात कहें, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ जी। देखिए सब बोल दिए हैं, फाकिर सर सब बोल दिए हैं। यही सार है कि हम मुख्य धारा हैं और हमें ये बात समझनी होगी, हमें ये बात समझनी, इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास खुद में लाना होगा, और फिर ही मतलब कोई भी आपको हिस्सा तब मिलता है, पहली चीज कॉन्फिडेंस से आती है कि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, मांगने वाला कुछ भी मांग सकता है, लेकिन वो सम्मान नहीं उसको मिलता है। छीनने वाले को भी सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान मिलता है अर्न करने वालों को। तो वो चीज हमें अर्न करनी पड़ेगी। हम लोग मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, शारीरिक श्रम हमें मिला है विरासत में करने के लिए, तो थोड़ा हमें ज्यादा मानसिक श्रम करना चाहिए, जैसे दुसाध सर ने किया है, फाकिर जय ने किया है। तो ये सोचने का श्रम हम सबको आपने किया है। देखिए चैनल कितने टाइम से आप कितने सुचारू ढंग से चला रहे हैं। तो ये जो इनोवेशन है, ये जो श्रम है, मानसिक श्रम जो है, इसको करना पड़ेगा हम लोगों को। अगर हम लोग एक्सेल करना चाहते हैं, इसमें हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ वर्चस्व है और कैसे कैसे उसको तोड़ना है। तो इस चीज पे सब लोगों को कलेक्टिव कॉन्शियस बनानी पड़ेगी। एक चीज, एक वो छोड़ के कि हमें यहाँ से थोड़ा सा मिल जाए, वहां से थोड़ा सा मिल जाए, हम कैसे उस चीज को उपजाएं। जैसे हम खेत में फसल उगाते हैं, तो कैसे हम अपने लिए संसाधन उपजाएं, कैसे आर्थिक संसाधन, कैसे सामाजिक संसाधन, कैसे सब तरह के जो भी पावर के सोर्सेज होते हैं, कैसे हम अपने लिए पैदा करें, कैसे एक जीरो में से कैसे उसको निकाल के लाएं। तो वो चीज में हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो चीज में उद्यमी आए, हमारे बिजनेस क्लास आए, हर फील्ड में, हर फील्ड में, कि जब कोई एक्सेल कर जाता है, मान लीजिए नहीं जज नहीं बन पाते हैं बच्चे, लेकिन वकालत पढ़ लेते हैं तो वो विरोध तो कर पाते हैं। मतलब विरोध के लिए भी सक्षम होना पड़ता है मानसिक रूप से। ये नहीं कि नौकरी नहीं तो पढ़ना छोड़ देंगे, नहीं। हम लोगों को वो सारी बातें चलेंगी, हम लोगों को वो दबाने का प्रयास चलेगा, लेकिन उससे बिना हार माने कि अगर आपको किसी से आगे बढ़ना है तो श्रम उस व्यक्ति से जो उसने कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी श्रम किया है उसको सोचने में। तो अगर हम उसको बदलना चाहते हैं तो उस सारी पीढ़ी के श्रम को, जैसे बाबा साहब ने किया, कितना श्रम किया, कितना सोचा, कितना लिखा, तो वो हम सब लोगों को करना पड़ेगा, मानसिक श्रम। जी जी, यही एक रास्ता है कि उसको विचारकों को पढ़ें, उनसे जो भी शोषित समाज के विचारक थे उनको पढ़ें, उनसे सीखें, यही तरीका है। जी जयप्रकाश जी, वैसे बात तो आ गई बहुत सारी, लेकिन एक बात मेरे मन में खटकती ही रह गई, क्योंकि इस बात को बड़ा आपने जोर दिया। जैसे आपने कहा कि जो सिस्टम चल रहा है उसका हिस्सा बन जाना, जैसे इंक्लूसिव की बात की है ना। और जैसे आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो सवर्णों के द्वारा संचालित हो रही है, उसमें वो कर क्या रहे हैं कि उन जातियों, हर जातियों के दबंग दबंग लीडर को उनके प्रतिनिधि के तौर पे उस पार्टी में रख ले रहे हैं, और विदाउट पावर बना के रखे हुए हैं, बिना पावर के उनको संगठन में शामिल है, चेहरा एक बना के रखे हुए हैं, और उस आदमी के जरिए उस जाति के लोगों को पकड़वाने का काम कर रहे हैं। जैसे आजकल एक पैरेलल जो है, भाजपा का भी एक पिछड़ा वर्ग संगठन खड़ा हो गया, और उसमें पिछड़े वर्ग के समूह नेताओं को रखा हुआ है, और वो पिछड़े वर्ग के नेता जो है, वो जो है उनसे अगर पूछा जाए कि पिछड़े वर्ग के हक अधिकार क्या है, तो उस पर वो मौन रहते हैं। तो कौन सा पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व वो संगठन में मिलकर काम कर रहे हैं जो उनके विरोध का है। तो ये बात जो आप कह रहे हैं उसका हिस्सा हो जाना हमारा सोल्यूशन नहीं है, और उसके अलग इस पर थोड़ा सा इस कंसेप्ट को और क्लियर करिए जी। ये कंसेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएगा कि आप
बीजेपी के तरफ से पिछड़ों के प्रतिनिधि हैं कि पिछड़ों के तरफ से प्रतिनिधि बन के आप बीजेपी से कुछ डिमांड कर रहे हैं? तो ये बीजेपी के तरफ से प्रतिनिधि बन के पिछड़ों के वोट का डिमांड करते हैं। तो मूलतः एक अनिल शील करके इतिहासकार हैं कैम्ब्रिज के, ऐसे लोगों को उन्होंने पावर ब्रोकर बोला कि पावर को कुछ लोग चाहिए होते हैं वोट के लिए, तो एक ब्रोकर यानी बीच में एक बिचौलिया का निर्माण करता है। हमारे ये लीडर इसी तरह के बिचौलिए हैं जो मैनेज करते हैं पिछड़े वर्ग को उसके हितों के लिए, जो ब्राह्मणवादी हितों के लिए कि भाई तुम हमारे प्रतिनिधि हो, अब मेरी तरफ से इनका वोट इनको बरगलाओ पाइड पाइपर बन के। तो इसमें कोई अस्पष्ट, इसीलिए मैंने बोला कि डाइवर्सिटी के कंसेप्ट को अपना ट्विस्ट देता है, ये डाइवर्सिटी को भी एप्रोप्रिएट, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आज तक का इतिहास एप्रोप्रिएशन के इतिहास, जब डाइवर्सिटी के नाम पर इंक्लूजन वगैरह का हम लोग मांग करने के लिए तो इसी को ट्विस्ट देके एक टोकनिज्म में बदल दिया शासक ब्राह्मणवादी वर्गों ने कि आप ही के आदमी को अपना प्रतिनिधि बना के डाल दिया, चेहरा मोहरा से आप ही जैसा है, लेकिन वो सोचता उनके लिए बिल्कुल डम्ब है, उन सोचता भी तो उनके लिए। तो ये टोकनिज्म में न बदल जाए डाइवर्सिटी, इसी के प्रति मैंने आगाह किया था। और इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना। इसको समझने का सबसे आसान उपाय है कि उनके इस संगठन में शामिल होने से उनके संगठन का चित्र नहीं बदलने वाला है, क्योंकि आटा आप नमक डाल दीजिएगा तो उसका करेक्टर नहीं बदलता। करेक्टर ब्राह्मणवादी वो जानता है कि किस हद तक, तो लेनिन ने भी इसीलिए अलाउ किया, लेकिन क्या बोला कि इस परसेंट से नहीं। तो वो भी देखिए वो जानते हैं कि इससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो वो फिर उसका करेक्टर बदल जाएगा, तो वो 10% रख लेते हैं। अब 10% से कोई फर्क नहीं, तो अब 10% शामिल हो गए और बोल दे कि डाइवर्सिटी ला दिए, देखो तुम्हारे कल्याण सिंह सब तुम्हारे लोग हमने शामिल कर लिए। तो ये बहुत बारीकी नुआंसेज में जाना होगा, हम लोग को डीप में जाके देखना होगा कि वो किसके हितों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दलित लीडर वो नहीं है जो जन्म से दलित है, दलित लीडर वो है जो दलित के हितों की बात करे। बहुजन लीडर वो है जो बहुजन, तो इंटरेस्ट शब्द मेन कीवर्ड है कि वो किसके इंटरेस्ट की बात करता है, वो जो काम करता है, बोलता है, लिखता है, वो किसके हित में जाता है, ये क्राइटेरिया है जिससे पहचाना जा सकता है। तो आप देखिएगा कि आरक्षण के खिलाफ या स्कॉलरशिप खत्म कर दिया जाता है बहुजन छात्रों को, तो वो बोलता है कि नहीं, जातीय जनगणना के लिए वो बोलता है कि नहीं, नहीं बोलता है तो आपका लीडर नहीं है, चाहे वो जिस दल का हो। तो कुछ बहुत स्पष्ट कैटेगरी है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका लीडर की नहीं। इसलिए सिर्फ बाहरी तौर पे इस पर, बाहरी तौर पर तो वेल मछली लगती है लेकिन वेल में मेलिया है, तो थोड़ा डेल्व डीपर, गहरे जिन ढूंढे तीन पाइया गहरे पानी बैठ, तो आपको गहरे पानी में बैठना होगा, तभी आपको मिलेगा कबीर साहब की तरह। और जिसको पॉजिटिविज्म बोलते हैं साइंस में, पॉजिटिविस्ट नहीं होना होगा आपको, वो बाहरी बाहरी प्रत्यक्षवादी नहीं होना होगा, आपको डीप गहरे घुसना होगा, इसेंशलिस्ट होना होगा, इसेंस को देखना होगा कि इसका इसेंस क्या है। आप देखिए सांप इतना बड़ा चीज होता है लेकिन उससे उसका निर्धारित नहीं होता, थोड़ी सी उसकी विष की शैली होती है, उससे उसको हम पहचानते हैं कि ये विषधर है, इतना बड़ा उससे नाम नहीं पड़ता उसका, तो वो उससे उसको पहचानना। जी जी साथियों, ये कार्यक्रम जो है अब यही समाप्ति की ओर है, क्योंकि बहुत अच्छी बात आप लोगों ने सुनी है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ हमें सुझाव भी दें ताकि इसमें हम और सुधार कर सकें। और इस वीडियो को शेयर करने के लिए जो है हमारे AIBC TV पेज पर जाएं और अपनी जितना शेयर करेंगे लोगों तक बातें जाएंगी। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बहन किरण सैली का, बच्ची परेशान भी कर रही है, और आदरणीय जयप्रकाश ठाकुर जी का, क्योंकि आप जो है हम बुलाते हैं तब आप आ जाते हैं। और मैं आपसे बड़ा खुश इसलिए हूँ कि आप मेरे मन मस्तिष्क की बात करते हैं समाज के लिए, इसलिए जो पैनी नजर आपकी है मैं इसका कायल हूँ। इसलिए आपका एक बार फिर शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में समाप्त होता है। और मैं चैनल के माध्यम से इस पुरस्कार मिलने पर सैली जी को बधाई देता हूँ, जाते जाते मेरी तरफ से बधाई। थैंक यू, सबको बधाई।